students, a very good morning to all of you, and I hope all of you are doing your study regularly. So students, as you know, we started a chapter that is insolation, heat budget and temperature, and we already read about the topics of this chapter, and today again we will revise some of the important terms. So let's start. First one is insolation. इंसुलेशन मीन्स एनर्जी रिसीव बाय द अर्थ. अर्थ जिस एनर्जी को रिसीव कर रही है, बट ये एनर्जी आ कहां से रही है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो सन की रेज आ रही है उससे जो एनर्जी मिल रही है अर्थ सरफेस को, दैट इज कॉल्ड द इंसुलेशन. सो हम ये भी कह सकते हैं सन रेज जब अर्थ पर आ रही है अपने साथ में हीट एंड एनर्जी वो लेके आ रही है, और उसे ही कहा जाता है इंसुलेशन. ओके. सेकेंड इज एफिलियन. Aphelion is the time period when the earth is farthest from the sun. अर्थ सबसे ज्यादा दूरी पर होती है सन के, उस पीरियड को एफिलियन कहा जाता है. अर्थ रेवोल्यूशन करती है सन के चारों ओर, और एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जब वो सन से बहुत ज्यादा दूरी पर होती है, अपनी मैक्सिमम 152 मिलियन किलोमीटर 152 मिलियन किलोमीटर दूरी पर वो होती है. इसे ही कहा जाता है 4 जुलाई को होता है ऐसा, अर्थ पर 4 जुलाई को ऐसा होता है, 4 जुलाई. सो इट इज कॉल्ड द एफिलियन. नेक्स्ट टर्म इज पेरिहेलियन. इसका अपोजिट है पेरिहेलियन, कि वो पोजीशन अर्थ की जब वो सन से बहुत ज्यादा पास, मतलब नियर होती है, बहुत ज्यादा पास होती है, दैट इज 147 मिलियन किलोमीटर. आप कहेंगे 147 मिलियन तो बहुत ज्यादा दूर है, मतलब इससे ज्यादा पास आ भी नहीं सकती अर्थ सन के. सो अपने ऑर्बिट पर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हुए अर्थ जब सबसे पास आ जाए सन के, उसे कहा जाता है फेरिहेलियन. एंड फेरिहेलियन 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. जैसे इंसुलेशन था कि अर्थ से सन पर हीट आ रही है अर्थ की, उसी का अपोजिट है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. जब सन की हीट आती है अर्थ पर तो अर्थ भी वार्म हो जाती है, अर्थ में से भी एनर्जी जनरेट होती है, रेडिएशन जनरेट होती है, जो कि रिफ्लेक्ट होती है एटमॉस्फेयर में वापस. मींस सन से जो रेडिएशन आ रही है अर्थ पर, उसकी वजह से अर्थ है वो हीट अप हो जाती है, और उससे भी एनर्जी जनरेट होती है जो एटमॉस्फेयर में जाती है. सो दिस इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. इंसुलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ शॉर्ट वेव्स. अब ये जो जब ज्यादा हीट होती है तो जो वेव्स होती हैं वो शॉर्ट बनती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, शॉर्ट वेव्स बन रही हैं. तो शॉर्ट वेव से रेडिएशन आती है अर्थ पर, और जब अर्थ पर ये रेडिएशन आती है एटमॉस्फेयर में जब वापस जाती है, अर्थ भी वार्म हो गई है, इससे एनर्जी जनरेट हो रही है, तो ये लॉन्ग वेव्स में जाती है, तो एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. हमेशा याद रखना है, इंसुलेशन है वो शॉर्ट वेव्स होती हैं, एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में लॉन्ग वेव्स होती है. नेक्स्ट इज कंडक्शन. कंडक्शन मींस टू मटेरियल जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो जिसमें हीट ज्यादा होती है, जिसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो हीट का ट्रांसफर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है, हीट का ट्रांसफर. और ये ट्रांसफर हीट का तब तक होता रहता है तब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए. सो इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडक्शन. मींस अर्थ सरफेस जो सन रेडिएशन थी उसकी वजह से वार्म अप हो गई है. अब वार्म अप होने के बाद में जो यहाँ पर हवाएं चलेंगी, वो हवाएं, उन हवाओं में जो विंड है वो अर्थ सरफेस पर कांटेक्ट में आ रही है, वो विंड है वो भी गर्म हो जाएगी. मतलब विंड थी उसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं था, लेकिन अर्थ सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा था. अब क्योंकि विंड है वो अर्थ सरफेस से टच हो रही है, इसलिए जो अर्थ सरफेस की हीट थी अब वो जो विंड्स हैं उनकी नीचे वाली जो लेयर्स हैं, लोअर जो लेयर्स हैं, उनमें ट्रांसफर हो जाएगी. तो एयर का टेम्परेचर एंड अर्थ सरफेस का टेम्परेचर है वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कौन सी प्रोसेस हो रही है? दैट इज कंडक्शन प्रोसेस हो रही है. दैट्स व्हाई अर्थ का जो टेम्परेचर था अर्थ सरफेस का, वो भी विंड की जो लोअर लेयर्स हैं उनका टेम्परेचर भी इक्वल हो गया है. किसकी वजह से? कंडक्शन की वजह से.
नेक्स्ट इज कन्वेक्शन, जब एटमॉस्फेयर की हीटिंग हो वर्टिकली, वर्टिकली इन द सेंस हियर इज द हाई प्रेशर एंड हियर इज द लो प्रेशर, और जब भी एंड हियर इज द लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, जब एयर है वो एटमॉस्फेयर को हीट अप करना स्टार्ट करे वर्टिकली, दैट इज कॉल्ड द, अगर हाई प्रेशर यहाँ पर है लो प्रेशर यहाँ है तो हवाएं ऐसे चलेंगी, अगर लो प्रेशर यहाँ पर है हाई प्रेशर यहाँ पर है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलेंगी। सो ये वर्टिकली हो रहा है, ऐसा गर्म हवा ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जा रही है, इसका मतलब एटमॉस्फेयर वार्म हो रहा है, किसकी वजह से, कन्वेक्शन की वजह से। तो जब वर्टिकली मूवमेंट होता है विंड्स का एटमॉस्फेयर को हीट करने के लिए, दैट इज द कन्वेक्शन। एंड एडवेक्शन, जब हॉरिजॉन्टली हो, यहाँ पर हाई प्रेशर है, हियर इज द लो प्रेशर, तो जो विंड है उनका डायरेक्शन ऐसे होगा, हॉरिजॉन्टली मूव हो रही है। एंड अगर यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो ये इस डायरेक्शन में विंड का मूवमेंट होगा। सो ये वर्टिकली वार्म अप हो रहा है, सो ये वर्टिकली हीट अप हो रहा है हमारा एटमॉस्फेयर, सो दिस इज कॉल्ड द एडवेक्शन। नेक्स्ट इज एल्बिडो। इंसोलेशन जब अर्थ पर आती है तो या तो वो रिफ्लेक्ट होती हैं, वापस से एटमॉस्फेयर में चले जाना, अर्थ पर पहुंचने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो गई हैं, या फिर वो स्कैटर हो गई हैं, फैल गई हैं, या फिर वो एब्जॉर्ब कर ली हमारी अर्थ ने। अर्थ जब उसे एब्जॉर्ब कर लेती है उसके बाद में जो वापस रिलीज करती है एटमॉस्फेयर में, उसे कहा जाता है एल्बिडो। तो सन की वो रेडिएशन जिनको अर्थ रिफ्लेक्ट कर देती है, दैट इज कॉल्ड द एल्बिडो। नेक्स्ट इज नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट में आपको कल मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, मतलब 165 मीटर अगर हम जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाएगा, इसे कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट, ऐसा फिनोमिना है। नेक्स्ट इज आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो सेम टेम्परेचर को शो करते हुए ज्वाइन करी जाती है। जब हम ऐसे प्लेसेस जिनका टेम्परेचर इक्वल है उनको ज्वाइंट करते हुए कोई लाइन ड्रॉ करते हैं मैप पर, दैट इज कॉल्ड द आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स पैरेलल चल रही हैं, बट अगर ओशनिक बॉडी कोई आ जाए, यहाँ पर लैंड है, यहाँ पर लैंड है, यहाँ पर ओशन है, तो ये टर्न ले लेती है क्योंकि ओशन के पास में टेम्परेचर आपको अलग मिलेगा। सो जहां पर टर्निंग है मतलब वहां पर ओशन बॉडी है। नेक्स्ट इज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर अपोजिट है नॉर्मल लैप्स रेट का, क्योंकि बिकॉज नॉर्मल लैप्स रेट में हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में कि कुछ कंडीशन ऐसी आती है कि हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, उसे ही टेम्परेचर का इन्वर्जन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज प्लैंक्स लॉ। प्लैंक थे, इन्होंने एक लॉ दिया था जिसमें कि इन्होंने प्रूव करके दिखाया था, हॉटर बॉडी द मोर एनर्जी इट विल रेडिएट। कोई बॉडी जितनी ज्यादा हॉट होगी उतनी ज्यादा एनर्जी वो रेडिएट करेगी, मतलब मींस जैसे अर्थ है वो अगर बहुत ज्यादा वार्म हो गई है तो वो हीट रिफ्लेक्ट करेगी, रेडिएट करेगी एनर्जी, और ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बनाएगी। मतलब अगर एक कंपैरिजन करते हैं सन एंड अर्थ का, क्योंकि टेम्परेचर सन पर बहुत ज्यादा है, सो यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होती है तो शॉर्ट वेवलेंथ, मतलब शॉर्ट वेवलेंथ बनती है जो कि अर्थ तक पहुंचती है। सो शॉर्ट वेवलेंथ बन रही है तो इतनी तेजी से ही आ रही है रेडिएशन कि इसका जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का वो वार्म नहीं हो पाता, वो डायरेक्ट रेज है वो अर्थ सरफेस पर पहुंच रही हैं क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ है। ऐसा ही प्लैंक ने भी कहा था, यही लॉ प्लैंक ने भी दिया है। और अगर हम देखें अर्थ सरफेस, अब क्योंकि हीट सन की आ रही है तो उसकी वजह से जो अर्थ सरफेस है वो भी वार्म हो गया है। अब अर्थ सरफेस वार्म होने के बाद में ये भी एनर्जी रेडिएट करेगा, लेकिन ये इतना इसके कंपैरिजन में इतना वार्म नहीं है। सो इसकी जो स्पीड होगी एनर्जी रेडिएट करने की वो लॉन्ग वेव्स होंगी। लॉन्ग वेव्स मतलब है कि जो हीट है वो
स्लोली जो हीट है वो एक बहुत ही लो स्पीड से जा रही है एटमॉस्फेयर में, इसीलिए जो एटमॉस्फेयर की जो ये लोअर लेयर्स हैं ये वार्म अप हो जाएंगी। एटमॉस्फेयर की जो लोअर लेयर्स हैं वो वार्म हो जाएगी, क्योंकि अर्थ सरफेस से जो हीट रिलीज हो रही है वो बहुत ही स्लोली रिलीज हो रही है एंड लॉन्ग वेव्स में हो रही है। तो लॉन्ग वेव्स में होने की वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो वार्म हो जाएगा, जबकि जो शॉर्ट वेव्स आ रही थी सन से उसकी वजह से एटमॉस्फेयर वार्म नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनकी स्पीड शॉर्ट होने की वजह से स्पीड इतनी ज्यादा थी कि डायरेक्ट अर्थ सरफेस पर वो पहुंच रही थी। सो दिस इज द प्लैंक्स लॉ, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट टर्म का मतलब क्या होता है? It means the energy needed to raise the temperature of 1 gram of substance। कोई 1 ग्राम सब्सटेंस है वो हम लेते हैं और उसका 1 डिग्री और उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है, जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, उसे कहा जाता है स्पेसिफिक हीट। 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। सो स्टूडेंट्स, these are some important terms of this chapter. I hope all of you understand the chapter and the important terms. Revise with the help of notes. Do your written work regularly. Best of luck for your studies. Thank you.